आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसने काफ़ी चीज़ें हम कंट्रीब्यूट की हैं हमारे ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एंड उसके बदले जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे नेचर को शेप करने में at the genetic, species and ecological level। इन तीनों के बेसिस पे जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं उसको और डेवलप होने में। इट मीन्स जो हमारा बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन कम्युनिटीज़ का रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो आर स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी का जो पहला रोल होता है वो होता है इकोलॉजिकल रोल। हमारे जितने भी स्पीशीज अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पे, हमारे ग्लोब पे, वो किसी ना किसी तरीके का फंक्शन हमारे इकोसिस्टम में परफॉर्म कर रही होती हैं, और कोई भी स्पीशीज किसी भी रीज़न की वजह से हमारे इकोसिस्टम में सस्टेन नहीं कर रही होती हैं। वो हमारी जितनी भी स्पीशीज हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। दैट मीन्स हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे ग्लोब पे प्रेजेंट है, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, वो ना ही सिर्फ हमारे अर्थ से, ग्लोब से एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजफुल मिनरल्स, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इससे प्रूव हो जाता है कि हमारे जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो एनर्जी को कैप्चर करती हैं और कैप्चर करके स्टोर करती हैं। ऑल्सो वो डीकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस भी करती हैं। स्पीशीज़ अवेलेबल जो हमारी होती हैं इकोसिस्टम में, उनका होना इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज जो हमारी न्यूट्रिएंट और वाटर साइकिल होती है, स्पीशीज़ उनको अच्छे से डेवलप होने में, अच्छे से सर्कुलेट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं थ्रू आउट द इकोसिस्टम। इवन जितनी भी हमारी स्पीशीज़ हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को फिक्स करती हैं और क्लाइमेट को अच्छे से रेगुलेट होने में भी हेल्प करती हैं। अगर स्पीशीज़ हमारे ग्लोब पे प्रेजेंट नहीं होंगी, हमारी जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जितनी भी साइकिल्स हैं उनका काम इकोसिस्टम में रुक जाएगा। ऑल्सो हमारी जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस अवेलेबल होंगी या फिर जो हमारा क्लाइमेट होगा वो अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे बायोडाइवर्सिटी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पीशीज़ जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हमारे इकोसिस्टम में मिल रही है, वेयर एज जो दूसरी स्पीशीज़ है वो काफ़ी कम या फिर यू कैन से एक्सटिंक्ट होती जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि वी नीड टू सेव आवर इकोसिस्टम, हमें हमारा इकोसिस्टम बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल्सो इवन हम लोग ही हैं जो हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं, हमारे स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं, बिकॉज जो ये स्पीशीज़ फंक्शन करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फॉर आवर ह्यूमन सर्वाइवल ऑल्सो। अगर स्पीशीज़ हमारे इकोसिस्टम में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी, हमारा ह्यूमन सर्वाइवल भी बहुत ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो जितना डाइवर्स फॉर्म में होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। इवन जो उन पे अटैक्स होते हैं वो उनको अच्छे से फेस कर पाएं। हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, डाइवर्स फॉर्म में होगा, सो जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ में वैरायटी होंगी, जितने डाइवर्स फॉर्म में हमें हमारी स्पीशीज़ मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अगर हमारे इकोसिस्टम में कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट या फिर
डेंजर में आती हैं। स्पीशीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, इवन हमारे ह्यूमन सर्वाइवल पे, हम ह्यूमन बींग्स पे, बिकॉज जहाँ पे भी हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हुआ वैसे ही हमारी दूसरी स्पीशीज भी डेंजर में आ जाएंगी, इवन हमारा ह्यूमन सर्वाइवल भी डेंजर में आ जाएगा। सेकेंड है हमारे पास इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इकोनॉमिकली कैसे हमें हेल्प करता है। सो बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है हमारा क्रॉप डाइवर्सिटी। क्रॉप डाइवर्सिटी को हम लोग एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इट मीन्स कि जो ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू एग्रीकल्चर। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो एक रिजर्वियर की तरह देखा जाता है जो हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे रिसोर्सेज जैसे फूड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। बायोडाइवर्सिटी हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। हमारे जो जिस भी चीज़ की नीड होती है वो बायोडाइवर्सिटी फुलफिल करती है, एंड इसके थ्रू इकोनॉमिकली हमें बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है। जो हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है हमारे बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेशन के लिए। जहाँ हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेशन के लिए, एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो नए कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कौन सी कंट्री कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करेगी। नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं उससे डील करता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, और यू कैन से हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। और हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटीज़ जो हैं जो बायोडाइवर्सिटी सप्लाई करता है हम ह्यूमन बीइंग्स को हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो होते हैं जैसे फूड, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, फिश, मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो हमें हमारे बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। एंड अगर हम ऐसे ही हमारे डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे हमारा ह्यूमन सर्वाइवल भी डेंजर में आ जाएगा। लास्ट वी हैव साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितनी भी स्पीशीज़ हमारे इकोसिस्टम में हमें मिलती हैं, अवेलेबल हैं, वो हमें क्लू देती हैं कि हमें कैसे सरवाइव करना चाहिए, कैसे हमें इवॉल्व होना चाहिए, एंड आगे फ्यूचर में भी कैसे हमारा इवोल्यूशन होगा। ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे फंक्शन करती है, एंड जितनी भी स्पीशीज़ हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं वो कैसे सस्टेन करती हैं, कैसे रहती हैं। ये एक फैक्ट है कि अगर हम हमारी दूसरी स्पीशीज़ को आसानी से रहने देंगे, उनको बिना डिस्ट्रॉय करे, सो हम लोग खुद भी आराम से जी पाएंगे, रह पाएंगे इस इकोसिस्टम में। बिकॉज अगर हम दूसरी स्पीशीज़ को हार्म करते हैं इनडायरेक्ट वे में, हम हमारी सर्वाइवल को ही हार्म कर रहे हैं। सो ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट वी लिव एंड लेट अदर स्पीशीज़ ऑल्सो लिव। हमें खुद भी अच्छे से रहना पड़ेगा, इवन दूसरे स्पीशीज़ को भी अच्छे से रहने देना पड़ेगा। हम लोग उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इवन जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लेवल हैं वो एक गुड इंडिकेटर हैं, अच्छे इंडिकेटर हैं ये दिखाने के लिए कि जितनी भी हमारी लिविंग स्पीशीज़ हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। इनफैक्ट जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारे ह्यूमन कल्चर का। इंटीग्रल पार्ट मतलब कॉमन पार्ट। इट मीन जो हमारा ह्यूमन कल्चर है वो बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक कॉमन पार्ट है। अगर ह्यूमन कल्चर नहीं होगा सो बायोडाइवर्सिटी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स बायोडाइवर्सिटी के हमारे ह्यूमन सर्वाइवल, इवन हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।